हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडुएलाइट्स 1 में। अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिक से रिलेटेड 2 वीडियो हो चुका है। उसमें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक बात जाना था, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जाने थे, कुछ टर्म्स थे जो कि इस चीज़ से रिलेटेड थे, वो समझा था। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आज हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ यही है, ओम्स लॉ है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ओम्स लॉ समझने के बाद रेसिस्टेंस समझेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आपके बुक में भी दिया है, सेम वही मैं यहाँ लिखा हूँ। एक्चुअली ये जो ओम्स लॉ है ये दिया गया था, गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। उन्हीं के नाम पे ये लॉ है ओम्स लॉ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके इस लॉ को दिया था। उसका स्टेटमेंट क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लोइंग थ्रू इट गिवन दैट टेम्परेचर रिमेंस सेम। अगर सपोज कीजिए कि कोई कंडक्टर है, सपोज कीजिए एक कंडक्टर है और इससे ये कंडक्टर एक सेल से जुड़ा हुआ है। तो ये सेल क्या करेगा? कल मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सेल क्या करेगा? इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी जो है, ये इसमें कितना करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट को घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। ये इसका मेन स्टेटमेंट हुआ। इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो भी प्रोपोर्शनल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आई। अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने पे कांस्टेंट आता है। यहाँ पे हम लोग उसको अभी के मान लेते हैं, के आई। ये क्या है? ये मेरा एक कांस्टेंट है। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। और ऐसा पाया गया कि ये जो कांस्टेंट है वो रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। तो रेसिस्टेंस क्या हुआ? एक कांस्टेंट हुआ, जो कि तब आता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। आर मेरा क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? एक टाइप का कांस्टेंट। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, ये ओम्स लॉ को समझने के लिए आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, जिसका मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया हूँ। यहाँ एक छोटा सा फिगर बनाया। ये एक सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, जिसमें भी मतलब वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। एम मीटर, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब कोई भी लोड कह सकते हैं, की, ठीक है, वायर, और यहाँ पे अलग अलग सेल लगा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, बुक में कैसे दिया है, मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। उससे रिलेटेड जो टेबल है वो समझा देता हूँ, और इसका काम क्या है वो भी बता दूंगा। तो अभी ये सर्किट को हम लोग को ऐसे करना है, और यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रहा होगा, V1, V2, V3, V4 के अगल बगल डॉटेड लाइंस है। टेबल बना लेना है और उसके बाद उसमें करंट, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेना। इस वायर को, यहाँ पे जो ये इंड है वायर को, पहले हमको क्या करना है? V1 से कनेक्ट करना है, मतलब यहाँ से इसको जोड़ देना, ठीक है। जैसे मैं जोड़ूंगा तो V1 जो होगा, जो पहला सेल होगा, वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। वोल्ट मीटर में वो मेरे को दिख जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करता है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को नापता है। वोल्ट मीटर में वो दिख जाएगा, ठीक है। उसी तरह एम मीटर, अगर V1 से कनेक्टेड होगा ये वाला पूरा सर्किट, सिर्फ V1 से, तो उस समय एम मीटर करंट को बता देगा कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। दोनों को नोट कर लेना है, V को भी नोट कर लेना है, ए को भी नोट कर लेना, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और एम मीटर के रीडिंग को नोट कर लेना है, अलग लिख लेना। फिर अब क्या करना है? इस वायर को फिर यहाँ से कनेक्ट नहीं करके, मतलब यहाँ से कनेक्ट करना। ये जो मतलब ये लाइन मेरा क्या हुआ? खत्म हो गया। अब ये वायर मेरा कहाँ से कनेक्टेड है? डायरेक्टली V2 से कनेक्टेड है। इस केस में क्या होगा कि ये V1 V2 दोनों आ जाएगा, दोनों एक साथ वर्क करेगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा वो वोल्ट मीटर में दिखेगा, और जो करंट फ्लो करेगा वो किस में दिखेगा? एम मीटर में। उसका कांटा जहाँ पे रुकेगा वो मेरा करंट हो जाएगा। फिर क्या करना है? इस पहले केस में V1 A1 मान लेना, दूसरे केस में V2 A2 मान लेना, और उसको भी नोट कर लेना। फिर अगले केस में इसको फिर यहाँ से हटा के V3 से जोड़ देना। इस बार V1, V2, V3 तीनों मेरा सर्किट में आ गया, और तीनों पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण करंट फ्लो करेगा। फिर इस बार V3 और A3 में लिख लेना।
इससे क्या होगा, इस तरह 3-4 बार करना है और एक टेबल बना लेना है जो बुक में दिया हुआ है, करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर। और ठीक है, ये करने के बाद साइड में लिखा हुआ है सबसे लास्ट टेबल में V बाय आई हमको कैलकुलेट करना, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाला था और जो एम्पियर मतलब कि एमीटर में जो करंट का वैल्यू आया था एम्पियर में, उसको V बाय आई कर देना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय आई। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैं इसका ऑब्जर्वेशन बताता हूँ और फिर कंक्लूड करता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ कि V बाय आई जब मैं करूँगा तो अगर सपोज कीजिए कि पहले केस में 2 ओम आया तो हर केस में वो 2 ओम ही आएगा। V1, V2, V3, V4 चारों के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 ओम आते जाएगा। इसका मतलब V बाय आई का रेशियो क्या हुआ, एक कांस्टेंट हुआ, जो कि उस एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम R को अगर सॉल्व करें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आई। और हर केस में अगर V बाय आई कांस्टेंट आ रहा है तो मतलब रेसिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, रेसिस्टेंस के नाम से। इन शॉर्ट इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ने क्या सीखा कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं, V1, V2, V3, V4 हम लोग अलग अलग सर्किट में ला रहे हैं, तो करंट चेंज हो रहा है, और लेकिन ऐसे चेंज हो रहा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस कम है, फिर भी इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेने से अच्छा है कि हो सकता है कभी कदाल फिगर वाला क्वेश्चन आता है तो आ सकता है, क्योंकि इस साल 2020 में नहीं आया था तो 21 के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का, कंडक्टर मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। प्लास्टिक वगैरह कंडक्टर में नहीं आते, या तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो ये किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट opposes the flow of current through it। ठीक है, तो ये किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो कि उससे करंट जब भी फ्लो करता है तो वो उस करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। बस यही है रेसिस्टेंस। अब ऐसा होता क्यों है, इसका भी एक बहुत मतलब कि प्रिसाइज एक कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसी कंडक्टर में मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को क्यों रोकता है। सपोज कीजिए कि ये वायर है, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडम मोशन में होंगे। ठीक है, रैंडम मोशन में मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसको हम लोग, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि ये सर्किट सपोज कीजिए ऑफ है, सर्किट ऑफ होने पे इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मतलब कि करंट फ्लो नहीं होने से इसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में रहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे, जो उस वायर में, उस कंडक्टर में होंगे, वो रैंडम मोशन में होंगे, वो इधर उधर मूव करेंगे। लेकिन जैसे ही हम एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, एक सेल लगा के इसको, इस स्विच को ऑन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ये किसी निश्चित डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, बहुत हाई वेलोसिटी से, बहुत हाई स्पीड से। ठीक है, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाएंगे, मतलब कि ये किसी फिक्स डायरेक्शन में, किसी निश्चित डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं कि इधर से इधर जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रहा है। तो पहले वीडियो में मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। इसी वजह से करंट क्या होता है, वो आपका राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और उसी करंट को हम लोग किसी भी सर्किट में यूज करते हैं। अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू किया, सपोज कीजिए कि शुरू में रैंडम मोशन में थे,
लेकिन जैसे ही इसको हम लोग सर्किट को ऑन किए, स्विच ऑन किए, करंट इलेक्ट्रॉन्स किसी निश्चित डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया और उसकी वजह से करंट फ्लो हुआ। लेकिन यही जो मैं 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जो बनाया इतना ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में ऐसा तो नहीं है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भी उसमें कुछ आयंस वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें एटम्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है, या फिर दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन से, एटम के अंदर जो सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे, न्यूक्लियस से ये बार बार कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, ठीक है। तो टकराने के कारण जब ये मूव करते हैं तो टकराने के कारण क्या हुआ, एक टाइप का अपोजिशन क्रिएट हुआ, कोलिजन के कारण रुकावट क्रिएट हुआ। ये रुकावट जो क्रिएट होता है इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। और क्योंकि हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इससे क्या होगा कि हर कंडक्टर में रुकावट होगा। इसी वजह से सारे के सारे कंडक्टर में रेसिस्टेंस होता ही है, चाहे कंडक्टर आपका किसी भी मटेरियल का बना, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस क्यों क्रिएट हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करना शुरू किए, जब ड्रिफ्ट करना शुरू किए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे एटम से टकराया जो कि इसी कंडक्टर के अंदर मौजूद था, रुकावट आया, रुकने के बाद फिर से मूव करना शुरू किया, फिर टकराव हुआ, फिर रुकावट आया, फिर मूव किया। तो इस तरह ये ड्रिफ्ट करते करते फाइनली पूरे सर्किट में मूव करते हैं और उसके बाद करंट मूव हो पाता है, करंट फ्लो हो पाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि रेसिस्टेंस क्यों जनरेट होता है, क्यों अपने आप ऑटोमेटिकली किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में वो उत्पन्न सा हो जाता है। अब रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, V बाय I, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ। रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम। मैंने आपको बताया कि जॉर्ज साइमन ओम नाम के फिजिसिस्ट है जिन्होंने ये ओम्स लॉ दिया था, और उसके बाद ये कांस्टेंट आया था, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, ओम। इसका नाम हम लोग और लिखते कैसे हैं, ओमेगा। इस वर्ड को हम लोग ग्रीक में बोलते हैं ओमेगा। इसको देख लीजिए कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है, ये ओम का सिंबल है, ठीक है। अब ये ओम हो गया, तो इस देखते हैं कि हम लोग 1 ओम कब होगा। रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। अगर सपोज कीजिए कि किसी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना है, 1 एम्पियर। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है और एम्पियर करंट का यूनिट है। अगर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओम। मतलब अगर हमको 1 ओम डिफाइन करना हो, डिफाइन 1 ओम, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is provided through a conductor such that 1 ampere current flows through it, then resistance is said to be 1 ohm. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, if 1 volt of potential difference is maintained या provided, maintained across a conductor such that 1 ampere current flows through it, if 1 volt of potential difference is maintained across a conductor such that 1 ampere current flows through it, then resistance is said to be 1 ओम, ठीक है। तो ये 1 ओम का आपका डेफिनेशन हो गया। तो आइए अब आगे हम ग्राफ समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, VI ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के ग्राफ को। तो ओम्स लॉ से हमने क्या जाना कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब आप किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ले, ठीक है, और उस पर अगर ग्राफ प्लॉट करें, अगर अलग अलग वैल्यूज़ पे, तो ये ग्राफ जो होगा हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सारा पॉइंट्स एक दूसरे से मैच करेगा और ऐसे करके एक लाइन बनेगा।
तो याद रखिएगा ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस VI ग्राफ जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ जो होगा वो लीनियर होगा, हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। एक बार 2018 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्या किया था, एक टेबल दे दिया था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का एक टेबल दे दिया था छोटा सा, ठीक है, और अलग अलग वैल्यूज दे दिया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3-4 ऐसे वैल्यूज। हमको कुछ करना नहीं है उसमें, सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट करना है ऐसे, और अलग अलग वैल्यूज लेके पॉइंट प्लॉट करके सबको मिला देना है। याद रखिएगा ये पॉइंट हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में आप बना रहे हैं, चाहे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो आप पॉइंट कहीं पे कुछ गलती लिए हैं, ठीक है। तो पॉइंट अगर सही लिया जाए तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। अब आते हैं इस फॉर्मूले पे। यहाँ पे हम फिर से इस फॉर्मूला को बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। R इक्वल टू क्या हुआ, V/I। यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले से क्या देख पा रहे हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर करंट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, अगर करंट घटेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा कह दिया कि करंट को हम क्या किए, डबल कर दिए, करंट हम डबल कर दिए, करंट को दुगना कर दिए, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए करंट को हम ट्रिपल कर दिए तो रेसिस्टेंस 1/3 घट जाएगा। इसके बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटेगा। अगर ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा, ये ट्रिपल्ड होगा तो ये 1/3 हो जाएगा, ये मान लीजिए 1/4। अगर I को हम लोग 4 गुना बढ़ा दिए, 4 फोल्ड कर दिए, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स घट जाएगा। ये हमेशा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, अगर किसी को ये नहीं समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज, पहला नंबर क्या दे दिया, डबल्ड, और दूसरा नंबर हाफ, आपने मतलब आधा कर दिए, ठीक है। तो हाउ विल द रेसिस्टेंस चेंज, रेसिस्टेंस कैसे चेंज होगा, इसको निकालना है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, R इक्वल टू V/I। अब ये जो करंट है वो पहले केस में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो I डैश ले लेते हैं, पहला केस जिसमें डबल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2I, ये क्या हो जाएगा 2I। इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, R1 इक्वल टू V/I। I डैश इक्वल टू 2I, मतलब पहले केस में हम क्या किए, करंट को डबल कर दिए। डबल करने से क्या होगा कि हम लोग फिर रेसिस्टेंस निकालते हैं, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/2, V/I डैश लिखते हैं, V/I डैश यानी कि V/2I, ठीक है। इसको और आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 V/I इंटू V/I। यहाँ से हाफ हम लोग क्या किए, अलग कर लिए, इंटू V/I, ठीक है। तो V/I यानी कि 1/2 इंटू, अब V/I हम लोग शुरू में कितना निकाल के रखिए, देखिए V/I कितना है, R1 के इक्वल है, तो R2 इक्वल टू 1/2 R1, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अगर करंट को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस 1/2 टाइम्स घट जाएगा। यहाँ पे देखिए करंट को हम लोग इस केस में क्या किए थे, डबल किए थे, तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, पहले के रेसिस्टेंस के मुकाबले हाफ टाइम्स हो गया, मतलब 1/2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, हाफ टाइम्स घट गया, ठीक है। अब सेकेंड केस में यहाँ जो सेकेंड केस दिया उसमें क्या किए, हम लोग करंट को आधा कर दिए, करंट इज हाफ, तो I डैश डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा I/2, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 2I डबल मतलब दुगना किए थे तो 2I किया था, यहाँ हाफ के केस में क्या कर देंगे, I/2, ठीक है। तो मेरा रेसिस्टेंस R3 इस बार ले लेता हूँ, रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V। तीनों केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कोई चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए V ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो V/I डबल डैश यहाँ पे हो जाएगा V/I/2, ये 2 मल्टीप्लाई होके ऊपर चले जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2V/I, यानी R3 इक्वल टू
2 इंटू वी बाई आई, यानी कि R3 इक्वल टू 2 इंटू वी बाई देखिए यहाँ लिखा हुआ है R1। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है कि अगर मान लीजिए हम करंट को आधा कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। करंट को अगर हाफ करेंगे रेसिस्टेंस डबल। ठीक है, तो इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इतना हमको सॉल्व करके अगर नहीं दिखाना है, जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव है उसका ऑप्शन दिया हुआ है तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि डबल करने पे ये हाफ होगा, ठीक है, ट्रिपल करने पे ये 1/3 हो जाएगा, 4 फोल्ड कर देने पे ये 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा और टॉपिक भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो हमारे चैनल एडुएलाइट्स 1 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन में ऑल दबा दें। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको 9th और 10th के सारे सब्जेक्ट के NCERT का पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे तो छोटा छोटा टर्म है जिसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपको समझा हुआ रहेगा तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको आसानी से समझ जाएगा। पहला है रेसिस्टर। मैं रेसिस्टर्स लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग है। आप देखे होंगे कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अगर खोल के देखा होगा तो देखा होगा कि इस तरह का छोटा छोटा सा एक इक्विपमेंट सा बना होता है, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा रहता है। ठीक है, उसका इस तरह का डिजाइन होता है। तो ये जो है ये एक टाइप का रेसिस्टर्स है जिसका कुछ फिक्स वैल्यू होता है, 2 ओम का, 3 ओम का, 10 ओम का। ऐसा छोटा छोटा डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टर। इट इज ए डिवाइस, इसका डेफिनेशन क्या होगा, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इट इज ए डिवाइस दैट हैज ए फिक्स्ड एप्रिसिएबल रेसिस्टेंस। एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है, वो फिक्स होता है, कुछ रेसिस्टेंस होता है। इसको हम लोग सर्किट में यूज करते हैं जहाँ जितना जरूरत पड़ता है। ठीक है, दूसरा है रियोस्टेट। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट सर्किट में क्या करता है, करंट को रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को बिना चेंज किए ये क्या करता है, करंट को चेंज करता है। ये एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स जैसा बना होता है और इसके ऊपर एक जॉकी रहता है जिसको हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं। आगे पीछे मूव करने से क्या होता है कि वो जहाँ से कनेक्ट होता है उतना ही रेसिस्टेंस सर्किट का बढ़ाता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि R इक्वल टू वी बाई आई। इसका मतलब इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू वी बाई आर। तो अगर रेसिस्टेंस हम लोग किसी सर्किट में चेंज करें तो करंट भी चेंज होते जाएगा। वोल्टेज सोर्स को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो करंट बढ़ा ज़्यादा या कम हो जाएगा। तो उसी के लिए ये यूज होता है। जैसे हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट में हमने वोल्टेज सोर्स को बढ़ाया था, अलग अलग वोल्टेज सोर्स ऐसे करके लिया था, V1, V2, V3 जो ऊपर में बनाया था। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, वोल्टेज सोर्स को चेंज किए थे। लेकिन ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो कि रेसिस्टेंस को ही चेंज कर देता है। रेसिस्टेंस को चेंज करने से करंट खुद ब खुद चेंज हो जाता है, वोल्टेज सोर्स को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह का डिवाइस होता है, एक बड़ा सा इतना चौड़ा सा बॉक्स होता है। ठीक है, लेकिन सिंबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बुक में या फिर कॉपी में क्या करेंगे, सिंबल का यूज़ करेंगे। तो इसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, हम क्या किए, एक रेसिस्टेंस बना दिए और उसके ऊपर एक जॉकी जैसा लगा दिए। इस तरह का वो रियोस्टेट का सिंबल होता है। इसका और एक सिंबल होता है, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। आपकी बुक में, NCERT बुक में दिया हुआ है, ये भी और ये भी। ये क्या करता है, रियोस्टेट का सिंबल है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का टॉपिक है कि ये जो रेसिस्टेंस है ये किस बातों पे डिपेंड करता है। किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स या रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो टोटल हमारा 4 फैक्टर है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सपोज कीजिए कि वायर है तो इसका सामने वाला जो मोटाई है, सामने वाला जो एरिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चाहे वायर कितना भी पतला हो, कितना भी मोटा हो, उसका सामने का एरिया को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहेंगे। टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ घटाने से रेसिस्टेंस घटेगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा, जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा, रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट कम उतना कम फ्लो करेगा।
ठीक है। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब वायर जितना थिक होगा, जितना मोटा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने से रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब कि मोटा अगर वायर है तो रेसिस्टेंस कम होगा, वायर अगर पतला है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगला है टेम्परेचर। ऐसा देखा गया कि जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सबके लिए ऐसा ट्रू नहीं है। कुछ मेटल्स के बने हुए सब्सटेंस जैसे कि एलॉय होते हैं, जैसे एग्जांपल में नाइक्रोम एक एलॉय है, मैग्नीज एलॉय है। एलॉय में ऐसा पाया गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेसिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस अनअफेक्टेड रहता है। और सबसे लास्ट है नेचर ऑफ मटेरियल का नेचर अगर बदलेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि हम कॉपर का वायर लिए हैं, दूसरे केस में सिल्वर का वायर ले लिए, अगले केस में कोई और वायर ले लिया, एल्युमिनियम का वायर ले लिए, तो अलग अलग वायर अगर लेंगे तो सेम लेंथ के लिए, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 में रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इक्वेशन 2 में रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो हम लोग क्या पाएंगे, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, और आपको बता दूं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, जो आएगा वो क्या होगा, रो, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग RHO रो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऐसे करके लिखेंगे और रो पढ़ेंगे। ये एक टाइप का कांस्टेंट है। ठीक है, इसका नाम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी जो वर्ड है, जो कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रेसिस्टेंस को अच्छे से समझने के लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को एक बार और लिख लेते हैं। R इक्वल टू हो जाएगा रो L/A। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, RA इक्वल टू रो L, यानी कि RA/L इक्वल टू रो। एक दूसरा फॉर्मूला आ गया जिसमें हम लोग डायरेक्ट रेसिस्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। ये दो फॉर्मूला। तो आज हमने क्या जाना, ओम्स लॉ देखा, एक्सपेरिमेंट समझा, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक ग्राफ को समझा। ठीक है, ग्राफ के बाद फिर रेसिस्टेंस को, और रेसिस्टेंस से छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हुए ये देखा कि फैक्टर्स जिस पे ये रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और फाइनली हम लोग आज किस पॉइंट तक पहुँचे, रेसिस्टिविटी। ये जो रेसिस्टिविटी है, इस टर्म को, इस टॉपिक को अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है।